हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बहुत लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि रेन इंडस्ट्री एग्जैक्टली काम क्या करती है। वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में इसमें अच्छा वो पैसा डालते हैं और अच्छा रिटर्न कमा के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो रेन इंडस्ट्री एग्जैक्टली काम क्या करती है, किसमें एंगेज्ड है? वो मैन्युफैक्चर और सेल करती है कार्बन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और सीमेंट। इनके प्रोडक्ट्स है ना, वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। जैसे कि कार्बन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ गया है, ग्रीन पेट्रोलियम कोक आ गया है, कोल टार पिच आ गया है। उसके बाद सीमेंट में क्या क्या आ गया है, प्रिया सीमेंट सेगमेंट है। फिर ऐसी बहुत सारी इसकी क्या बोलते हैं सब्सिडरीज भी है रेन इंडस्ट्री, जैसे कि रेन कोक लिमिटेड, रेन सीमेंट लिमिटेड, रेणुका सीमेंट लिमिटेड, रेन कमोडिटीज। तो ये सारी इसकी और बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी भी है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, इसका मेन काम ये है। उसके बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3926.84 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 27.28 रुपीज़, और जहाँ पर इसका 4.28 टाइम्स अगर आप करोगे तो इसका मार्केट शेयर प्राइस आ जाएगा। इसका पी आप देख सकते हो तो 124.31 और इंडस्ट्री का पी है 31.57। अगर आप इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और उसके बाद ये कंपनी एक रेड फ्लैग कंपनी, रेड फ्लैग का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे आप अच्छे से इस कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो स्पेशली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाला हुआ हो इसमें पैसा तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज ना, हम ऐसी कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। भले ही ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे रही है इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.86, डिविडेंड परसेंटेज अगर आप देखो तो 50% है। पुट कॉल रेशो देखो तो आप 121.72। उसके बाद डिलीवरेबल चार्जेस इसका 31.77%। 2016 से 2019 तक अगर आप इसका चार्ट देखो तो 9.38 थाउजेंड करोड़ था रेवेन्यू इन 2016, तो अच्छे से इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2019 में गिरावट आ गई, 12.51 थाउजेंड करोड़ पे आ गया था। और जहाँ पे आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो 0.29 थाउजेंड करोड़ अच्छा प्रॉफिट था 2017 में, 0.76 थाउजेंड करोड़। लेकिन 2018 में देखो तो आप देखोगे कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था 2017 से, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वहाँ पर गिरावट आ गई। तो प्रॉफिट में क्या गिरावट आई, हो सकता है इन्होंने एक्सपेंडिचर किया हो या फिर इनको लॉसेस हुए हो, बैड डेट्स हुए हो, उस वजह से इनका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। 2019 में इनका प्रॉफिट भी डिक्रीज है और रेवेन्यू भी डिक्रीज है। तो इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। होल्डिंग्स आप देखो तो होल्डिंग्स में भी इतना मज़ा नहीं है, जहाँ पे इनका प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ 41.14%। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 2.16%, DIIs है 2.20% और FIIs थोड़ी बहुत अच्छी है 13.35%। और अदर पार्टीज अगर आप देखो तो सिर्फ मतलब अदर पार्टीज बहुत ज़्यादा हो गए, अगर आप कंपैरिजन करो तो 43.30% इनका अदर पार्टीज है। टॉप लाइन जैसे आप देखोगे तो मार्च 2019 और दिसंबर 2019 का इन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च 2020 का बैलेंस शीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिसंबर 2019 का डेटा अवेलेबल है। लेकिन आपको पता ही है कि बैलेंस शीट हमेशा मार्च टू मार्च का बनता है। तो मार्च 2019 और दिसंबर 2019 दोनों का सेम ही है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2018 से अगर आप कंपेयर करो तो 14,089 करोड़ का इनका टोटल इनकम था, और अभी आप देखो तो डिक्रीज हो गया
12,517 पे आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद उनका एक्सपेंडिचर वो भी डिक्रीज हो गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी डिक्रीज हो गया है। तो इन शॉर्ट इनका जो 630 जो नेट प्रॉफिट था बॉटम लाइन, वो अब आ गया 462 करोड़ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो सप्लाई, इनका जो सेल है वो डिक्रीज हो गया, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो कम यूज़ हो रहे हैं एज कंपैरेटिव टू दिसंबर 2018 से अगर आप कंपेयर करते हो तो दिसंबर 2019 में वो डिक्रीमेंट आप देख सकते हो। उसके बाद अब बेसिक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कंपनी का सेल्स डिक्रीज होगा, तो अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज होगा। जहाँ पे 2018 में 17.29 रुपीज़ पर शेयर आप कमाते थे, तो अब वो डिक्रीज होने पे आ गया 11.64। और जो बुक वैल्यू है 141.70 रुपीज़ जो थी, मतलब वो अब इंक्रीज हो गई है। वो कितनी हो गई 153.28। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो 14.28% था, अब वो हो गया 13.24%, मतलब क्योंकि उनका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10.33 था, अब हो गया 8.43 हो गया। क्यों? क्योंकि उनके ऑपरेशंस, मतलब जो सेल्स से होते जो उनके ऑपरेशंस वो डिक्रीज हो गए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ 4.48% था, अब वो आ गया 3.74%। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 12.58% था, अब वो डिक्रीज हो गया 7.89% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 11.01% से आ गया 7.43। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 3.67% से 2.41। मतलब आप हर चीज़ देख रहे हो, हर चीज़ में डिक्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, उस वजह से उसके रिलेटेड जो रेशियोज है सारे, वो सारे डिक्रीमेंट में ही बताएंगे। करंट रेशो आप देख सकते हो, तो करंट रेशो परफेक्ट है, और क्विक रेशो भी जो 1.09 था वो 1.20 हो गया। मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है वो अच्छा है, ठीक है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखो तो वो डिक्रीज हो गया, तो ये कंपनी की बहुत अच्छी बात है। 1.68 था, अब 1.56 है। एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी का कि कंपनी का डेट है वो डिक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.18 था, अभी 2.31 है। मतलब कंपनी की जो एबिलिटी है इंटरेस्ट नहीं, बात क्या होगी कि कंपनी का जो डेट है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज होगा, तो उस वजह से थोड़ा डिक्रीज हो गया है। CAGR सेल्स, अगर कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट सेल्स देखें तो वहाँ पे आप भारी गिरावट देख सकते हो। अगर आप 3 साल का एवरेज निकालो तो आप बहुत मतलब गिरावट देख सकते हो। जहाँ पर दिसंबर 2018 में 11.2% था, मार्च 2019 में 9.88% था, लेकिन अब आप देखो दिसंबर 2019 में तो 3.03%। अगर आप एवरेज निकाल दो 3 साल का तो बहुत ही नीचे आ गया है। उसके बाद CAGR नेट प्रॉफिट का अगर आप निकालते हो तो 27.77%, और अब आप देखो तो नेगेटिव में 16.39% है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है ये। उसके बाद आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लो, इन 2018 का देखो अगर आप, तो रेवेन्यू था इसका 1,22,873 मिलियन। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 17,427 मिलियन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका 5,211 मिलियन। अगर आप देखो सिर्फ एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिना कुछ कंपैरिजन करें तो बहुत ही परफेक्ट अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे पिछले साल से तो ये सब डिक्रीमेंट में है। अर्निंग पर शेयर है 15.49 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इन 2018, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, मतलब केमिकल्स रिलेटेड है, सीमेंट रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हो केमिकल्स इज टू रिस्की फॉर द लेबर्स एंड बहुत दूसरी चीज़ों के लिए। जहाँ पे आप इसका एमिशन मैनेजमेंट एस्टिमेट आप देख लो तो 513 किलो टन आप देख सकते हो। फिर उसके बाद टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, मतलब कितने इंसिडेंट्स अकर होते हैं और कितने मतलब रिकवर होते हैं, और तो वो है 0.29, और जो द टोटल लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट है वो है 0.26। फिर CSR और रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो लोगों के लिए किया जाता है
वो है 197 मिलियन, बहुत अच्छी बात है वो। उसके बाद अब यहाँ पे मटेरियल्स फॉर टुडे एंड टुमारो, अब यहाँ पे उनका मेन काम जो कार्बन रिलेटेड है, तो एग्जैक्टली वो क्या मतलब किस तरह से मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स है उनके लिए। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट आर मतलब रॉ मटेरियल फॉर द एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक, वुड प्रिजर्वेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अदर ग्लोबल इंडस्ट्रीज, और दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल टार पिच और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। तो ये इसके मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी तरह से एडवांस मटेरियल है वहाँ पर एक स्पेशली किसके लिए मतलब कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो वहाँ पे केमिकल्स, स्पेशली केमिकल्स और फिर कोटिंग्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम एंड अदर ग्लोबल इंडस्ट्रीज, उसके लिए ये एडवांस मटेरियल के सेगमेंट में ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। फिर सीमेंट में आ गया इनके लिए लाइमस्टोन, और उसके बाद जो सीमेंट का जो प्रोडक्शन करते हैं स्पेशली फॉर द साउथ इंडियन मार्केट के लिए, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये सारी चीज़ें ये अवेलेबल है इसके रेन इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद जो बिल्डिंग स्केल है, तो कैल्सिनेशन 2.1 मिलियन टन पर एनम। उसके बाद जो कोल टार डिस्टिलेशन है जो सबसे ज़्यादा मतलब अवेलेबल है, तो वो है 1.3 मिलियन टन पर एनम। फिर एडवांस मटेरियल 0.7 मिलियन टन पर एनम। फिर सीमेंट 4 मिलियन टन पर एनम है। उसके बाद जो नर्चरिंग एक्सीलेंस है, कितने कार्बन प्लांट्स है, 10 कार्बन प्लांट्स है। उसके बाद कार्बन एंड एडवांस मटेरियल प्लांट्स 2 है। फिर 3 एडवांस मटेरियल प्लांट्स है और 3 सीमेंट प्लांट्स है। तो अब आप देखोगे तो इनका जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यहाँ पर ये मतलब आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। और इनके 18 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है जो ग्लोबली ऑपरेशंस, मतलब जो ग्लोबली इनके जो ऑपरेशंस जो चलते हैं वहाँ पर भी इनके ये जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कितना इनको रेवेन्यू आता है। तो अब अफ्रीका में देख सकते हो 2018 में अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 21% 2018 में इतना रेवेन्यू आता था, अभी वो 20% हो गया है। उसके बाद एशिया जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 38% रेवेन्यू आता था, वो इंक्रीज़ हो गया 40%। उसके बाद यूरोप में अब अगर आप देखो तो 7% से वो 6% डिक्रीज़ हो गया। मिडल ईस्ट से 12% से 12%। उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पर 17% था और अब 19% है। यूएसए में 1%, अभी भी 1% है। तो अब नहीं, अदर में था वो 1% और 1%। तो आप समझ सकते हो कि आई एम सो सॉरी, अफ्रीका में 4% था और अब 2% है। तो और यूरोप में सबसे ज़्यादा है 38% और अब 40% है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं है जो रेन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अब्रॉड में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, मतलब लाइक सीमेंट, केमिकल्स, वो सब में। अब यहाँ पे कार्बन, तो अब सबसे ज़्यादा कार्बन इंडिया में कहाँ लोग मतलब कहाँ पे बनती है, तो वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जर्मनी में कैस्ट्रोप, फिर बेल्जियम में जेलजेट, पोलैंड, फिर रशिया, कनाडा, यूएसए में, इतनी सारी जगह जहाँ पे बनती है। तो मतलब इसके जो प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ है, मतलब प्रोडक्शन कहाँ पे करते, तो ये सारी जगह है जहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। फिर एडवांस मटेरियल्स इनका जर्मनी, फिर नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम और इंडिया। सीमेंट इंडिया में कहाँ पे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका।
अब प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक्स अगर आप देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो 2018 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, लेकिन अगर आप देखो तो 2019 में वो डिक्रीज हो गया है। वो तो आप अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देखा था कि कैसे डिक्रीज हुआ है। और 2018 में, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा 2017 में था, 23,706 मिलियन। और अगर अब आप देखो तो वो सिर्फ 17,427 मिलियन पे आ गया है। तो ये गिरावट आप देख रहे हो कंपनी की, जहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिर रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखो तो 2017 में 7,977 मिलियन और अब आ गया 2019 में 5,211 मिलियन। और अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हो तो 2019 में 15.49 रुपीज़ पे आ गया है और 23.70 रुपीज़ था इन 2017 और अब वो गिर गया है। फिर बैलेंस शीट मैट्रिक्स, टोटल एसेट्स अगर आप देखते हो तो वो 2,277, तो जो एसेट्स है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है 696 मिलियन। और बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखो तो 147, वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो डेट है कंपनी का डेट तो ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है, 937 मिलियन पे आ गया है। फिर जो नेट डेट टू नेटवर्थ है वो भी अगर आप देखो तो 1.35 टाइम्स आ गया है, जो पहले एक 2015 में 2.16 टाइम्स हुआ करता था। और जो नेट डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अगर आप देखो तो इंक्रीज हुआ है, मतलब लेकिन ये हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा 3.83x, जो 2015 में 4.76x हुआ करता था। अब रेवेन्यू बाय एंड इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बोला रेन इंडस्ट्री सिर्फ कम चीज़ों में नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है। एल्यूमिनियम आप देख सकते हो 2018 में 40% और अभी 37%, इतना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ एल्यूमिनियम पहले 12% और अब 14%, ग्रेफाइट से 8%, फिर कार्बन ब्लैक से 7% और अब इंक्रीज हो गया 8%, फिर कोटिंग से 4%, डिस्ट्रीब्यूटर से 4%, वुड प्रिजर्वेशन से 3%, अब 4% हो गया है। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें, मैं सिर्फ आपको इंडस्ट्रीज़ के नेम बता दूं, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। वुड प्रिजर्वेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, पेट्रोलियम, रिफ्रैक्टरी, रबर, प्रिंटिंग, अदर्स, बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी प्रोड्यूस करते हो, बहुत सारी जगह से रेवेन्यू आता है। जहाँ पर ये 73% कंट्रीब्यूशन करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कार्बन, जहाँ से मतलब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और स्टील मैन्युफैक्चरिंग इस 73% वहाँ से रेवेन्यू, वहाँ से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। उसके बाद जो 18% है अगर आप एडवांस मटेरियल में देखो तो वो आता है कार्बन आउटपुट, पेट्रोकेमिकल और जो अदर रॉ मटेरियल है वहाँ से। अब सीमेंट में 9% ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, प्रिया सीमेंट, जहाँ पे हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस मतलब सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? जहाँ पे अर्बनाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए। अब वो वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं? अपसाइकल, इनका फर्स्ट पार्ट क्या है? अपसाइकल, जहाँ पे जो भी एडिशनल वैल्यू होते हैं प्रोडक्ट्स में, जो भी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं, रिफाइनिंग, स्टील और कोल फायर्ड पावर जनरेशन, तो वहाँ से मतलब वो सारी चीज़ें मतलब एड ऑन करके एक नई चीज़ मतलब जो अभी के ट्रेंड में जो चल रहा है वैसा कुछ क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो चीज़ें वो सोचते पहले, उसके बाद वो इनोवेट करते हैं और वो चीज़ का फिर एक्सपांशन करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए कि मतलब जो अभी का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से उनको देख के चलना।
तो अब रेन इंडस्ट्रीज़ का जो मेन मतलब अभी का जो शेयर प्राइस है वो अगर हम देखें तो 120.30 रुपीज़ है, और आज हाल ही में ये 2.95% ऊपर था, जहाँ पे 3.45 रुपीज़ का आप है ना बढ़ोतरी देख सकते हो। अगर आप 5 ईयर हाई देखो तो 475। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो यार ये तो 475 का अभी सिर्फ 120 रुपये में मिल रहा है तो हम इसमें खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको जैसे बोला है कि ये रेड फ्लैग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि समझ सकते हो आप 475 और अभी कंपनी का जो प्राइस है वो 120 रुपये पे है, और बहुत दिन पहले तो ये कुछ 85-90 में आपको मिल रहा था। तो लोग सिर्फ इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, और उसमें आप रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो स्विंग ट्रेडिंग करने में, इंट्राडे करने में, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो और अच्छा रिटर्न कमा के आप निकल सकते हो। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। भले ही कंपनी बहुत मतलब उनका जो वर्क पैनल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन एक ये रेड फ्लैग कंपनी, तो उसलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अच्छी कंपनीज, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ये नहीं है। तो इसलिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।